ये वीडियो केवल और केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाया गया है। सभी पात्र काल्पनिक हैं। वास्तविक व्यक्तियों, जीवित या मृत या वास्तविक घटनाओं से कोई समानता विशुद्ध रूप से संयोग है। किसी भी व्यक्ति, धर्म या जाति को ठेस पहुंचाने की मंशा नहीं है। सदाबहार सच्ची कहानियों पर आप सभी का स्वागत है। चलिए कहानी की तरफ चलते हैं। देखते देखते मेरी उम्र अब 30 साल हो चुकी थी। अब कोई भी मुझसे शादी करने के लिए तैयार नहीं था। जब मेरी 20 साल की थी उम्र तो मेरे रिश्ते के लिए हमारे घर बहुत से लोग आते जाते थे, लेकिन जब कोई मुझसे शादी करने को तैयार नहीं था, जैसे ही लोगों को मेरी उम्र के बारे में पता चला तो अच्छे भले लोग मुझे ठुकरा कर चल जाते। जिंदगी ऐसे ही गुजर रही थी। मेरे दुखों के अब कोई सीमा नहीं थी। एक दिन मेरी मम्मी की सहेली मेरे घर आई। वह बड़ी खुश लग रही थी। उनके हाथ में मिठाई भी थी। मिठाई का डब्बा देखकर मैं समझ गई जरूर किसी का रिश्ता हो गया होगा और मुझे जलन सी होने लग जाती। लेकिन उन्होंने जो बात बताई वह मुझे हैरान व परेशान करने के लिए काफ़ी थी। उन्होंने बताया कि तुम्हारा एक जगह से रिश्ता आया है। मैंने कहा, आंटी आप मेरा मजाक क्यों उड़ा रही हो, या फिर किसी बूढ़े का रिश्ता मेरे लिए लेकर आई हो। हालांकि मैं कोई इतनी भी गई गुजरी तो नहीं हूँ ना। आंटी अपने माथे पर हाथ मारती हुई कहने लगी, अरे गुड़िया ऐसी बात नहीं है, लड़का तो जवान है, अच्छा है। आंटी अब आप 40 साल के इंसान को जवान ही कहोगी। मैं अच्छी तरह समझती हूँ कि आप मुझे बूढ़ी समझने लगी हो। मैं आंटी से नाराज़ होने लगी। बेटी ऐसी कोई बात नहीं है, आंटी ने कहा। मैंने जिस लड़के का रिश्ता तुम्हारे लिए देखा है वह तो सिर्फ 25 साल का है। ये बात सुनते ही मुझे करंट सा लग गया। होश में तो हो, आप कैसी बातें कर रही हो। 25 साल का लड़का मुझसे क्यों करेगा शादी। मैंने आंटी से कहा। मेरी बात सुनकर उन्होंने अपने मुंह पर हाथ रख लिया और कहा, विश्वास नाम की भी कोई चीज़ होती है या नहीं। ये भी तो देखो, वह लड़का बिना तुम्हें देखे तुमसे शादी के लिए तैयार हो गया है। आंटी की बात सुनकर मैं बिल्कुल ही हैरान रह गई कि दुनिया में अब भी ऐसे लोग हैं जो बिना देखे किसी लड़की से शादी करने को तैयार हो जाते हैं। मैंने दिल में सोचा, क्या वो मुझे जानता है। मैंने आंटी से पूछा तो झट से आंटी के चेहरे की रौनक बदल गई। सोच में पड़ गई, नहीं तो मुझे नहीं लगता कि वह तुम्हें जानता है। मेरी उससे एक हफ्ता पहले ही बातचीत हुई थी। उसने मुझसे यही कहा था कि कोई बड़ी उम्र की लड़की दिखाओ जिसके सहारे की ज़रूरत हो और शादी करने के लिए वह तैयार हो। तभी मैंने उससे तुम्हारे बारे में बताया। क्योंकि तुम्हारा तो रिश्ता हो नहीं रहा था, इसलिए वह मान गया। मैंने उसको तुम्हारे बारे में सारी सच्चाई सच सच बता दी है। मेरी मम्मी आंटी की बात सुनकर हाथ पकड़कर बैठ गई और बोली, बहन जी तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुमने उसके सामने हम लोगों को बेबस कर दिया है, इसलिए अब वह सारी ज़िंदगी मेरी बेटी की इज्जत नहीं करेगा। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आंटी मुझे समझाने लगी, देखो बात सिर्फ इतनी है कि अगर तुम उसके साथ अच्छी तरह से रहोगी तो वह भी तुम्हें इज्जत देगा। वह शरीफ लड़का है, उससे बड़ी उम्र की लड़की चाहिए थी। अब तुम मिल गई हो। उसकी कोई बुरी नीयत नहीं है, ना ही तुम्हारे बारे में कोई ऐसा बुरा इरादा रखता है। बेटी ये तो बहुत शरीफ लड़का है। मुझसे कहने लगा कि मुझे बस लड़की शरीफ चाहिए जो सुबह उठ जाए, नहाए धोए, पूजा पाठ करे और हमारे घर वालों का ख्याल रखे और बाहर के लोगों से उसका कोई ज़्यादा लगाव ना हो। बस ऐसी लड़की चाहिए। देखो तो ऐसे लड़के आजकल कहाँ मिलते हैं। आंटी की बातों से मुझे तसल्ली हुई, वरना आंटी की बातों से तो मुझे उस लड़के पर शक हो रहा था। ये बात जब पापा को पता चला तो वह मुझसे भी ज़्यादा खुश हुए। पापा कहने लगे, लड़के के बारे में जानकारी करवा लो, हम अपनी बेटी का रिश्ता कर रहे हैं। मम्मी कहने लगी, भगवान की कृपा है कोई रिश्ता तो आया। फिर लड़के की छानबीन व उसकी जात पात के बारे में हम सब पूछताछ करने लगे। फिर आंटी कहने लगी, तुम बेकार में परेशान हो रही हो, बुढ़ापे में दिमाग पर जोर ना दिया करो। अरे भाई, मुझे भी लोगों की पहचान है। मैं कह रही हूँ ना कि वह शरीफ लड़का है। अब बेकार का शक मत करो। मम्मी भी ये बातें पापा को सुना चुकी थी, इसलिए पापा चुप हो गए। वैसे भी मम्मी पापा दोनों ही मेरी शादी ना होने की वजह से बहुत परेशान थे, इसलिए रिश्ता आते ही उन्होंने भगवान की कृपा समझी और मुझसे कहने लगे कि तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, हम तुम्हारे माँ बाप हैं, तुम्हारा भला ही सोचेंगे। बस तुम इस रिश्ते के लिए हाँ कर दो। मुझे और क्या चाहिए था। इस उम्र में मुझे हम सफ़र ही नहीं बल्कि खुद से भी कम उम्र वाला लड़का मिल रहा था। मैंने सोचा कि मना करके अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी मारूंगी।
तो मैंने उस रिश्ते के लिए हाँ भर ली। कुछ ही दिनों में लड़के की माँ रिश्ता लेकर हमारे घर आई, जो देखने में अभी काफ़ी जवान लग रही थी। सारा खानदान ही खूबसूरत है, जवान था। उन्होंने मुझे बताया कि मेरे 7 बेटे हैं, हम उनके लिए भी लड़की ढूंढ रहे हैं, लेकिन पहला रिश्ता आपसे किया है ताकि हमें बाकी लड़कियों ढूंढने में परेशानी ना हो। जब तक कि बाकी लड़कियां नहीं मिल जाती तब तक तुम्हें उनका भी ख्याल रखना है। मैंने अपना सर झुका लिया था। मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। मेरी होने वाली सास बहुत अच्छी औरत है। मैं उनके घर की बड़ी बहू बनने जा रही थी। मैंने सोचा कि उनका बड़ा बेटा 24 साल का है तो फिर उनके बाकी बेटे अभी छोटे छोटे होंगे, तभी तो मुझे उनका ख्याल रखना था। मेरी शादी होने में अभी 1 हफ्ता बाकी था कि मेरे ससुराल वाले ने एक बड़ी सी गाड़ी में हमारे घर आ गए। मैं अपनी होने वाली सास के सब लड़कों को देखकर हैरान रह गई। वे सभी जवान लग रहे थे। उनकी उम्र 20 से 22 के बीच में होगी। कोई भी छोटी उम्र का लड़का नहीं था। मैंने दिल में सोचा सभी जवान हैं। मम्मी, मैंने इस बात का जिक्र नहीं किया था, लेकिन मेरे दिमाग में न जाने क्यों किसी खतरे की घंटी बज रही थी। लेकिन मैं अभी मम्मी को इस उम्र में परेशान नहीं करना चाहती थी। कुछ दिन बीत गए तो वह लोग मेरी बारात लेकर आ गए। वह संडे का दिन था। अभी मेरी शादी की तारीख भी नहीं रखी हुई थी कि वे अचानक मेरे दरवाजे पर बारात लेकर आ गए। इसके बारे में हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था, ये लोग इस तरह अचानक आएंगे। मम्मी पापा बिल्कुल हैरान रह गए। आखिर उन्हें इतनी भी क्या जल्दी है। मम्मी को मुझ पर शक होने लगा और सवाल पर सवाल मुझसे पूछने लगी। मैंने कहा, मम्मी आप कैसी बातें कर रही हो, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। मेरे लड़के से कोई बातचीत नहीं हुई है, ना ही मैं उसे जानती हूँ। आप भरोसा रखो, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। जब मेरी माँ को यकीन हो गया कि इन सब में मेरा कोई हाथ नहीं है तो वह बारातियों के पास गई। उन्होंने कहा कि ये तारीख तो हमने तय नहीं की थी, आप लोग बारात लेकर इस तरह क्यों आ गए। मेरी होने वाली सास कहने लगी कि हमारे बेटे का वीज़ा आ गया है, उसे 2-3 दिन में विदेश जाना होगा, इसी वजह से हम जल्दी बारात लेकर आए हैं। वैसे भी हम सादगी से शादी करना चाहते हैं। पंडित जी को भी साथ लाए हैं, वे शादी करवा देंगे और हमें तो आपकी बेटी चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं। अच्छा है कि आप अपनी बेटी को इन्हीं कपड़ों में हमारे साथ विदा कर दो। मम्मी पापा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वे लोग अपने साथ बहुत सारे जेवर और कपड़े लेकर आए थे। इसी बात ने मेरे माँ और पापा को भुला लिया। मेरे पापा सोचने लगे, जो लोग उनकी बेटी को इतना सोना डाल रहे हैं यकीनन अमीर भी हैं, बहुत ही ज़्यादा अलग तरह के लोग हैं। उन्होंने मेरी शादी करवा दी। मैं अपने ससुराल आ गई थी, पर मैं एक बात पर बहुत हैरान थी। मेरी एक सहेली ने बताया था कि तेरे दूल्हे ने अपना चेहरा किसी को भी नहीं दिखाया। शादी होने के बाद भी वो विदाई तक दूल्हे का चेहरा किसी ने नहीं देख पाया। यही सब मैं बैठकर सोच रही थी कि दूल्हा कमरे के अंदर आया। उसने अपना चेहरा अभी भी ढका हुआ था। मैंने देखकर बिल्कुल हैरान रह गई कि उन्होंने अभी तक खुद को इस तरह क्यों ढक रखा है। मैं हैरान होकर उन्हें देखने लगी। कमरे में आकर उन्होंने माता की मूर्ति के सामने अपना सर झुकाया और फिर बाहर की तरफ चले गए। मैं तो बस देखती ही रह गई। उसका छुपा हुआ चेहरा काफ़ी कोशिशों के बाद भी नहीं देख सकी। थोड़ी देर के बाद खिड़की से बाहर देखा तो वे आंगन में तुलसी माता की पूजा कर रहे थे। ये सब देखकर मुझे सुकून मिला। दिल में मौजूद बेचैनी खत्म हो चुकी थी। यकीनन कोई अच्छा आदमी है जो इतना पूजा पाठ में लगा हुआ है। मेरे दिल में तसल्ली हो गई। मैं अपने कमरे का दरवाज़ा खुला छोड़कर सो गई। जब वह वापस आएगा तो उसे दरवाज़ा बजाना नहीं पड़ेगा। लेकिन पूरी रात बीत गई। सुबह मेरी आँख खुली तो कमरे में मेरे अलावा कोई भी नहीं था। दरवाज़ा वैसे का वैसा ही खुला था। मेरा पति कमरे में नहीं था। मुझे देखकर दुख हुआ। सोचने लगी, क्या मेरे पति को पसंद नहीं थी जो वह मेरे पास भी नहीं आया और मोहब्बत भरी कोई बात भी नहीं की, जबकि मैं खूबसूरत और जवान लग रही थी। मैंने मन ही मन अपने आप को तसल्ली दी और समझाया। फिर मैं उठकर अपनी सास के कमरे में आ गई, लेकिन सब लोग अभी तक सो रहे थे। ऐसा लगता था जैसे उस घर में सुबह जल्दी उठने का रिवाज ही नहीं है। 10 बज चुके थे। पूरा घर सन्नाटे में डूबा हुआ था। मैं नहीं जानती थी कि मेरा पति कहाँ है और किधर सो रहा है।
काफ़ी देर हो गई, मेरे पति अभी तक मेरे पास एक भी बार नहीं आए। बस मैं उसका इंतज़ार ही करती रह गई। घर का कोई भी आदमी नींद से नहीं जागा। यहाँ तक कि अब दिन के 2 बज चुके थे। थोड़ी ही देर बाद मेरा एक देवर मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। वह बहुत ज़्यादा खुश लग रहा था। भाभी कैसी हैं आप? मैं आपके लिए ये खुशखबरी लेकर आया हूँ। भैया आपको बुला रहे हैं। कहाँ हैं तुम्हारे भैया? मैंने धीमी आवाज़ में पूछा ताकि किसी को भी इस बात का अंदाज़ा ना लगे कि मैं परेशान हूँ। भैया को किसी काम से रात को ही शहर में जाना पड़ा, इसलिए वे आपको वहीं पर बुला रहे हैं। उनकी कोई कारोबारी मीटिंग थी, तभी वह चले गए। अब आपको मेरे साथ चलना होगा, मेरे देवर ने मुझसे आंखें चुराते हुए कहा था। अच्छा ठीक है, मैं हैरान थी। कोई व्यक्ति अपनी नई नवेली दुल्हन को शादी की पहली रात में अकेला छोड़कर कैसे जा सकता है? ऐसा कौन सा ज़रूरी काम था? मेरे देवर ने ये बात मेरी सास के सामने ही कही थी, तो मैं समझ गई कि वह झूठ नहीं कह रहा होगा। मैं तैयार हो जाती हूँ, तुम मेरा इंतज़ार करो, मैंने कहा और अपने कमरे में चली गई। जब मैं वापस आई तो मेरा देवर तैयार खड़ा था। मैं उसके साथ उसकी गाड़ी में बैठ गई। वह बहुत ज़्यादा ही खुश नज़र आ रहा था। आप आ गई हैं, अब हमारे सारे काम आसान हो जाएंगे, देवर ने अजीब ढंग से कहा। गाड़ी की तेज़ खुशबू मेरे होश हवास उड़ा रही थी। मुझे कुछ होश नहीं रहा। कब मुझे नींद आ गई मैं नहीं जानती। कितनी देर तक मैं सोती रही नहीं जानती। जब मेरी आंख खुली तो काफ़ी वक्त हो चुका था। मैं बहुत हैरान थी। मैं गाड़ी में ही थी, जबकि गाड़ी हमारे घर के बाहर ही खड़ी थी। मैं हैरत से इधर उधर देखने लगी। गाड़ी वहीं थी। वक्त काफ़ी गुजर चुका था। रात का वक्त हो गया था। मेरा देवर मुझे मेरे पति के पास ले जा रहा था। तो मेरा पति कहाँ है? उन लोगों ने मुझे जगाया क्यों नहीं? मैं यही सोचने लगी, तभी एक आदमी दूर से आता दिखाई दिया। मुझसे कुछ दूरी पर ही था। वह रुक गया, कुछ कहना चाहता था। इससे पहले कि वह मुझे कुछ कहता, घर से मेरा पति निकला और बोला, कहाँ हो शीतल, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था। मेरा पति मेरे सामने आकर खड़ा हुआ। बड़े गौर से मैंने उसका चेहरा देखा। आप कहाँ थे? मैं आपका इंतज़ार कब से कर रही थी। आपका भाई मुझे आपके पास लेकर जा रहा था, लेकिन मैं तो इसी गाड़ी में हूँ। मैंने उससे एक ही सांस में कई सवाल पूछ डाले। मेरी बातों को काटते हुए बोले, गाड़ी का सफ़र तुमने कर लिया, लो अब मैं खुद तुम्हारे पास आ गया। मेरे पति ने मुझे बातों में उलझा लिया। मैं गाड़ी से निकलकर बाहर आ गई और मेरा सिर न जाने क्यों अजीब सा घूम रहा था। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था कि आखिर मेरे साथ क्या हुआ है। मुझे कुछ याद नहीं था। लगता है कि तुम परेशान हो गई हो। चलो मैं तुम्हें शॉपिंग पर ले चलता हूँ। मेरे पति ने कहा। मुझे शॉपिंग पर ले जाने के लिए कहा तो मैंने मना कर दिया। मैं अजीबोगरीब घटनाओं से परेशान थी। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। मेरे पति का रवैया भी कुछ अजीब था। मैं जानना चाहती थी कि क्या हो रहा है। थोड़ी देर के बाद मेरे पति मुझसे फिर से जिद करने लगे, चलो ना। दिन को मैं शॉपिंग पर नहीं जा सका। अभी रात है, रात के वक्त चलते हैं। दिन में क्यों नहीं जा सकते? मैंने सवाल किया तो वह चुप हो गया। मेरी बात का जवाब नहीं दिया। चलो मैं तुम्हें ले चलता हूँ। तुम्हें जो चीज़ पसंद आए, जिस पर हाथ रखोगी मैं वही ले दूँगा। मैं पति की बात सुनकर खुश हो गई। हम लोग शॉपिंग के लिए निकल गए। मैंने काफ़ी महंगी चीज़ें पसंद की, क्योंकि मुझे इस बात का गुस्सा था कि मेरा पति रात को मेरे कमरे में नहीं आया था, मुझसे बात नहीं की थी। मैंने खूब महंगी शॉपिंग की, तकरीबन 1 लाख की, लेकिन मेरे पति ने बिना संकोच किए सारा बिल चुका दिया। फिर मुझसे कहा कि तुम्हें और भी कुछ चीज़ चाहिए तो तुम खरीद लो। उनकी इस आदत ने मेरा दिल तो जीत ही लिया था। मैं वाकई खुशकिस्मत औरत थी जिसे इतनी मोहब्बत करने वाला पति मिला था, लेकिन मेरा पति ऐसा नहीं था। फिर मैंने सोचा कि मैं अपनी सास से भी अच्छे से निभाऊंगी। वह मुझसे हर बात बताया करेगी, मुझे उस घर में रहने का ढंग आ जाए। लेकिन अजीब बात तो ये हुई, रात को मैं अपनी सास के कमरे में जा रही थी तो मैंने देखा मेरी सास अपने होठों पर लिपस्टिक लगाई तैयार हो रही थी। मेरा दिल चाहा कि मैं उन्हें तैयार होता देखूं। मैं दरवाजे के बाहर ही खड़ी रह गई। मैंने सोचा था मैं उनको नमस्ते करूंगी, लेकिन वे दरवाजे से किसी हवा की तरह निकलती हुई चली गईं। रात का वक्त था, मुझे लगा कि शायद बाहर घूमने के लिए जा रही हैं।
लेकिन इतना तैयार होकर रात को घूमने के लिए कौन जाता है। मैंने उनका पीछा किया। दरवाजे पर आकर उन्होंने इधर उधर देखने के बजाय दरवाजे को बंद कर दिया और बाहर निकल गई। मैं आकर गेट के पास खड़ी हो गई। गेट की जाली से बाहर देखने लगी। बाहर एक बड़ी सी गाड़ी खड़ी थी जिसमें मेरी सास खुद बैठी और गाड़ी चल पड़ी थी। मैं हैरान थी कि सास रात के इस पहर कहाँ गई। क्या मेरे पति को इस बात का अंदाज़ा नहीं है? 7 बेटों के होते हुए भी मेरी सास का ये रवैया था। वह तो किसी जवान औरत की तरह जी रही थी और वाकई में उसके चेहरे पर कोई बुढ़ापा नहीं दिखता था। हो सकता है वह ख्याल रखती हूँ, मैंने दिल में सोचा। वापस अपने कमरे में आई तो कमरे का दरवाज़ा बंद था। मैंने दरवाज़ा बजाया लेकिन दरवाज़ा खुल ही नहीं रहा था। मैंने बाहर ही खड़ी हो गई। अचानक दरवाज़ा खुला। मेरे सातों देवर कमरे से बाहर आया। उनके पीछे पीछे मेरा पति भी था। मुझे देखकर नज़रें चुराने लगा। ओहो, तुम डरो नहीं, हम लोग एक गेम खेल रहे थे। मेरे पति ने ये कहकर मुझे चुप करवा दिया। देवर सभी एक लाइन बनाकर दूसरे कमरे में चले गए, लेकिन वे मुझसे कुछ छुपा रहे थे। मेरा पति भी कमरे में आया तो बहुत घबरा रहा था, जबकि मुझे उसमें किसी की भी कोई समझ नहीं आई थी कि मेरे साथ ये सब क्या कर रहे हैं। वहीं पर अपने बेड पर बैठ गई, अपने पति को देखने लगी। गौर से वह उठ गया, बोला कि क्या देख रही हो? ऐसे देखती हो जैसे मैं कोई मुलजिम हूँ। मैंने कोई जुर्म नहीं किया है। सब तुम्हारी समझ में नहीं आता। मेरा काम, मेरा कारोबार, तुम्हें धीरे धीरे सब समझ आ जाएगी। फिक्र की बात नहीं है। उसने अपनी घड़ी बेड पर फेंकी और गुसलखाने में घुस गया। मेरा पति मेरे बिस्तर पर आता ही नहीं था। हर वक्त किसी न किसी सोच में गुम रहता। मैंने भी अब कोशिश करना छोड़ दी थी। ज़्यादा वक्त अपने सास के साथ बिताना चाहती थी, लेकिन सास भी तो अपने घर चली गई थी। अब मैं किससे कहती? यहाँ तो मुझे बहुत डर लग रहा था। मुझे इस रात अपने ही घर में बहुत अकेला महसूस हो रहा था। मेरा पति कमरे से चला गया, अपने भाइयों के कमरे में वापस चला गया था। सब लड़के एक ही कमरे में जमा थे। मैं आंगन में आकर अपने दिमाग में इन सब की शक्लें घुमाने लगी थी। एक का गेहुआ रंग, दूसरे का काला, तीसरे का बिल्कुल ही गोरा। ये आपस में भाई भाई बिल्कुल नहीं लगते थे। उनके चेहरे, मोहरे और उम्रें एक जैसी थी। ऐसा लगता था कि उन्हें एक एक साल का फ़र्क होगा, जबकि मेरी सास भी कोई जवान औरत ही मालूम होती थी। चेहरे पर झुर्रियाँ तो छोड़ो, उसकी आंखों का रंग, बालों का हर चीज़ इस तरह तरोताज़ा से भरपूर थी कि यकीन ही नहीं आता था कि उस औरत की उम्र 30 साल से ज़्यादा होगी। उसके हाथ पांव भी बिल्कुल जवान लड़कियों की तरह था। मैंने सोच लिया कि मैं ये बात अपने चचा को बताऊंगी। मेरे चचा पुलिस में इंस्पेक्टर थे। आदमी को देखकर दूर से पहचान जाते थे। मेरी शादी पर भी वे बहुत नाराज़ थे कि हमने बिना जानकारी किए उससे रिश्ता जोड़ लिया था। तभी मैंने उन्हें फ़ोन किया, सारी अपनी घर की हालात बता दिया तो बोले कि तुम फिक्र मत करो, मैं खुद तुम्हारे घर आता हूँ। घर आकर मैं सारी हकीकत पता करूँगा, फिर तुम्हें बताऊँगा कि क्या करना है। मैंने चचा की बात सुनकर खुश हो गई। वह मेरे घर आ गए। घर का आकर उन्होंने दरवाजे पर बेल नहीं बजाई, मुझे बाहर आने का कहा। मैं चचा को अंदर घर में लेकर आई। वह मेरे पति के कमरे में गए। उन्होंने बिना किसी परमिशन के कमरे में झांका तो मेरे पति का तो रंग पीला ही पड़ गया। चचा कमरे में अंदर मेरे पति से मिलने नहीं गए। मुझसे बोले कि तुम यहीं पर रुको और अपने पति को इस बारे में कुछ भी मत बताना। मैंने ऐसा ही किया। आधे घंटे के बाद हमारे घर के बाहर पुलिस की गाड़ी खड़ी थी। मैं हैरान थी कि ऐसा क्या हो गया। मेरे चाचा अंदर आए तो उन्होंने सातों लड़कों को पुलिस के हवाले कर दिया। मेरे सर पर दिलासा देकर बोले, बेटी भगवान की कृपा करो, तुम बच गई हो। ये तुम्हारा पति नहीं है, ये तो डाकुओं का गैंग है जिनको बस लोगों को दिखाने के लिए एक औरत की ज़रूरत थी, जिसकी वजह से लोग इन पर यकीन कर सकें और इन्हें रहने के लिए कोई घर दे। ये सब अलग अलग इलाकों से आए हुए हैं। भाई भाई तो ये है ही नहीं। ये औरत भी उनके गैंग में शामिल थी। पुलिस इनकी तलाश में थी। हमारे एरिया में भी इनकी कई शिकायतें दर्ज थी, इसलिए उन्हें ही ढूंढ रहा था। सातों की शक्लें मुझे याद थी। सातों के सातों चोर हैं, जेब कतरे हैं। अगर तुम्हें उन्होंने नुकसान नहीं पहुंचाया तो यकीनन तुम्हारी माँ की प्रार्थनाएं तुम्हारे काम आई होगी। नहीं तो ये लोग बहुत खतरनाक है।
मैं ये बात सुनकर बहुत परेशान हुई थी। मैंने अपनी उम्र में एक ही ख्वाब देखा था, वह भी टूटकर चकनाचूर हो गया। अब इस सब में मेरा क्या कसूर है? मेरी तो ये बात समझ से भी बाहर थी। भगवान ने मुझे बचा लिया। भगवान मुझे इन सब चीज़ों को भुलाने की शक्ति दे। तो दोस्तों, ये मोटिवेशनल कहानी आप लोगों को कैसी लगी तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब, बाय बाय।